आरव, रिवोन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। आरव को उसकी पूर्ण सुरक्षा के तहत चोट पहुंचाना निस्संदेह एक मूर्खतापूर्ण बात थी। जैसे ही उसने पूर्ण रक्षा शब्द सुना, लावण्य भी बहुत हैरान हो गया। दिव्य आत्मा पूर्ण रक्षा? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि केवल दक्ष ही लोगों को पिट सकता है, जबकि अन्य केवल निष्क्रिय रूप से पिटा जा सकते हैं? यह चाल बस बहुत ही अद्भुत है। लक्ष्मण ने भी सिर हिलाया और कहा, अतीत में मैंने केवल पूर्ण रक्षा के बारे में सुना था और यहां तक कि सोचा था कि यह केवल एक अफवाह है। मुझे नहीं लगा कि मैं आज वास्तव में इसे देख पाऊंगा। यह दक्ष वास्तव में उल्लेखनीय है। देवरूप ने व्यंग्य किया और कहा, क्या पूर्ण रक्षा? उसने बस विशेषज्ञों का सामना नहीं किया। जब तक आत्मा बल उससे अधिक शक्तिशाली है, पूर्ण रक्षा केवल एक मजाक होगी। क्या ऐसा है? मुझे आश्चर्य है कि क्या आप सभी में से कोई ऐसा है जो इस पूर्ण रक्षा को तोड़ सकता है? अभिजीत ने अचानक कहा, लेकिन देवरूप बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था। अभिमानी नजर से उसने कहा, स्पिरिट मार्शल आर्टिस्ट अंत में सिर्फ एक छोटा रास्ता है। मार्शल कलाकार का रास्ता मुख्य रास्ता है। दिव्य आत्मा के मामले में उसके पास पूर्ण सुरक्षा है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या वो मेरे टायरेंट मार्शल होलिंग क्लाउड स्पायर को रोक सकता है? अभिजीत मुस्कुराया और कहा, ऐसा नहीं हो सकता। देवरूप ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं भी कीमिया राजा अभिजीत से बहस नहीं करूंगा। बस उसके हाथों हार झेलने के बाद मैंने अभी तक इसे दिल पर नहीं लिया है। हालांकि उसे पहले बिक्रम और बासु के साथ राउंड पास करना होगा। वे दोनों साधारण लोग नहीं हैं। हालांकि देवरूप ने पहले बहुत बड़ा सम्मान खो दिया था, लेकिन उसकी शक्ति और प्रभाव अभी भी मौजूद था। राजधानी में नंबर 1 का खिताब दिखावे के लिए नहीं था। देवरूप की स्वीकृति पाकर बिक्रम और बासु बहुत उत्साही दिखाई दिए। बेशक भले ही देवरूप ने यहां कलह न फैलाई हो, लेकिन ये दोनों लोग आरव को जाने नहीं दे सकते थे। लेकिन बिक्रम ने इस समय एक रहस्यमयी मुस्कान दी और कहा, आश्वस्त रहें महामहिम, मैंने पहले से ही दक्ष के लिए एक दावत तैयार कर रखी है। मुझे विश्वास है कि वह मुझे धन्यवाद देगा। ओ, फिर मैं इसे देखने के लिए इंतजार करूंगा। देवरूप अचानक दिलचस्पी लेने लगा। जॉन को शांत करने के बाद आरव को मार्शल प्रतियोगिता जारी रखनी पड़ी, लेकिन आरव के शानदार प्रदर्शन ने पहले ही अधिकांश लोगों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कुछ समय के लिए वास्तव में कोई भी मंच पर नहीं गया। भयानक दिव्य आत्मा का हमला और साथ ही चुनौतीपूर्ण दिव्य आत्मा की रक्षा। ऐसे राक्षस से कैसे निपटे? यहां तक कि तीसरे स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र को भी उसके सामने करारी हार का सामना करना पड़ा। जब तक कि चौथे स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र ने भाग नहीं लिया, अन्यथा वे आरव के मुकाबले में नहीं होंगे। क्या कोई और है जो यंग मास्टर दक्ष को चुनौती देने के लिए मंच पर जा रहा है? मंच पर कोई भी नहीं चढ़ता देख जज ने फिर से पूछने के लिए अपना मुंह खोला। ठीक इसी समय एक युवक मंच पर आया और बोला, मैं तुम्हें चुनौती देने आया हूं। इस युवक की ताकत भी असामान्य थी। वो तीसरे स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में था। बस ये क्षेत्र आरव के लिए कुछ कमजोर था। ये बात हर कोई अपने दिल में अच्छी तरह जानता था। क्या इस लड़के का दिमाग खराब हो गया है? क्या उसे साफ पता है कि वो आरव के मुकाबले का नहीं है और फिर भी वो पिटाई की तलाश में आगे आ रहा है? शायद वो अपने दिमाग से ऊब गया है और लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए खुद को ऊपर भेज दिया है। वास्तव में समझ में नहीं आता कि अब और अधिक बेवकूफ क्यों हो रहे हैं। इस धरती पर हमेशा से ही होशियार लोगों का बोलबाला रहा है, पूरी तरह से जानते हुए कि वे एक दूसरे के मुकाबले में नहीं हैं, और फिर भी मार खाने के लिए ऊपर जाना लोगों को स्पष्ट रूप से मूर्ख ही लगेगा। वास्तव में आरव ने सिर्फ एक गॉड स्टनिंग स्पाइक का इस्तेमाल किया और वो युवक सीधे गिर पड़ा। फिर भी जब वो युवक झुक गया तो एक और थर्ड लेवल सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल कलाकार सीधे चुनौती देने के लिए ऊपर गया, लेकिन आरव ने फिर से बहुत जल्दी उसे नीचे गिरा दिया। सभी को आश्चर्य हुआ कि ये तो बस शुरुआत थी। उसके बाद से मंच पर चढ़ने वाले युवा मार्शल कलाकार एक के बाद एक आए, सभी सेकंड या थर्ड लेवल सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र, जबकि आरव ने उन्हें एक एक करके बहुत जल्दी गिरा दिया। सभी ने पाया कि यह बिल्कुल सही नहीं था। अगर यह कहा जाता कि एक मूर्ख था और 2 मूर्ख थे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि लगातार 10 से ज्यादा मूर्ख थे, है ना? आरव की भौहें सिकुड़ने से नहीं बच सकी। उसने ऊपर आते ही अपने विरोधियों को सीधे हरा दिया।
उसका लक्ष्य था विरोधियों को डराना। मंच के नीचे दर्शकों को इकट्ठा कर देता है और ज्यादातर लोगों को मंच पर चढ़ने की हिम्मत नहीं होती। हजारों मार्शल आर्टिस्ट, भले ही उसके 3 सिर और 6 हाथ हो, उन सभी से निपटना भी संभव नहीं था। मार्शल तकनीकों का उपयोग करने की तुलना में गॉड स्टनिंग स्पाइक स्पष्ट रूप से अधिक विस्मयकारी था, क्योंकि उसे कोई हरकत करने की भी जरूरत नहीं थी। ईमानदारी से कहूं तो उसने पहले ही प्रभाव प्राप्त कर लिया था। पहले से ही बहुत कम लोग थे जो मंच पर जाने की हिम्मत रखते थे, जबकि मंच के नीचे अभी भी चौथे स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र और उससे ऊपर के मार्शल कलाकार थे। उन सभी का रवैया प्रतीक्षा करने और देखने का था। ये लोग राजधानी के लगभग सभी प्रसिद्ध पात्र थे। कोई भी ऊपर आकर अपना चेहरा खोने को तैयार नहीं था। बस उसे उम्मीद नहीं थी कि मौत से न डरने वाले लोगों का एक बड़ा समूह अचानक यहां आकर एक के बाद एक पिटाई की तलाश में आ जाएगा। इससे आरव को बहुत उलझन हुई। उसकी नजर अनायास ही देवरूप और ग्रैंडस्टैंड पर मौजूद अन्य लोगों पर चली गई और उसने जल्दी ही पाया कि विक्रम की अभिव्यक्ति खुद से थोड़ी प्रसन्न थी। आरव ने कुछ ही समय में स्थिति को समझ लिया। मेरी ताकत को खत्म करने के लिए लगातार लड़ाई का उपयोग करना चाहते हैं? सच में गधा जैसा दिमाग। चूंकि आपने इस तरह की घृणित चालें चली हैं, तो मुझे अशिष्ट होने के लिए दोष न दें। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने लोगों को ऊपर भेज सकते हो। आरव ने मन ही मन ठंडी हंसी उड़ाई। धीरे धीरे आरव के शरीर से एक हत्या की मनसा निकालने लगा। इस समय मंच के नीचे कुछ चतुर लोग भी थे जिन्होंने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उनके मुंह से अनायास ही गालियां निकलने लगी। वाकई बेशर्मी है दक्ष की ताकत को खत्म करने के लिए लगातार लड़ाइयां करना। अरे, उन्हें अभी चेहरा चाहिए या नहीं? जीवन साथी को मार्शल प्रतियोगिता में पाना सच्ची क्षमताओं पर निर्भर करता है। इस तरह की घिनौनी हरकतें करने से व्यक्ति की उम्र कम हो जाएगी। इस तरह के तरीकों का इस्तेमाल करना, भले ही वे जीत जाए, ये सम्मानजनक नहीं होगा। अगर मिस कोयल उस तरह के कूड़े से शादी करती है तो मैं सबसे पहले असंतुष्ट हो जाऊंगा। नीचे गालियां सुनने पर विक्रम बहुत शांत दिखाई दिए। जाहिर है उसने इन चेतावनी भरे स्वरों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। हुर हुर, यंग मास्टर विक्रम के पास वाकई बहुत बढ़िया साधन है। राजधानी में ऊंचे नंबर 2 विशेषज्ञ वास्तव में अपने प्रतिद्वंदी की ताकत को खर्च करने के लिए इस तरह के नीच तरीके का उपयोग करते हैं। इससे हमें जो आश्चर्य हुआ वो वास्तव में छोटा नहीं है। मोटा अनिरुद्ध इस हरकत से बहुत नाखुश था। बात करते समय उसके शब्दों में पहले से ही चुभन थी। लेकिन विक्रम मुस्कुराया और कहा, जो लोग इस मंच पर खड़े होने की हिम्मत करते हैं, उन्हें स्वर्ग के नीचे सभी युवा नायकों की चुनौती स्वीकार करनी होगी। अगर किसी में ऐसी जागरूकता नहीं है तो मुझे लगता है कि मंच से जल्दी नीचे भाग जाना सबसे अच्छा है। दूसरे भाई अनिरुद्ध ने ठंडी हंसी उड़ाई और कहा, मुझे आश्चर्य है कि यंग मास्टर विक्रम ने नीचे उन मार्शल कलाकारों की बातें सुनी हैं या नहीं। युवा नायक यंग मास्टर विक्रम खत्री को वास्तव में आपके चेहरे पर सोना चढ़ाना पसंद है। लेकिन देवरूप ने उदासीनता से कहा, अनादिकाल से विजेता राजा बन जाता है और हारने वाला डाकू। मुझे नहीं लगता कि विक्रम का काम करने का तरीका किसी भी तरह से अनुचित है। चूंकि आज के पति के लिए होने वाले युद्ध प्रतियोगिता के नियम सभी जानते हैं, इसलिए पहले से ही रणनीति बनानी होगी। दक्ष मंच पर सबसे पहले आने की हिम्मत करता है। मुझे मत बताओ कि उसे अभी भी दूसरे लोगों के चुनौती देने से डर लगता है। सच में एक ही पंख के पक्षी एक साथ रहते हैं। जब दूसरे भाई अनिरुद्ध ने देखा कि ये दोनों लोग आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो इतना क्रोधित हुआ कि उसने ठंडी सांस ली और फिर कुछ नहीं बोला। बड़े भाई, इन चंद लोगों को राजधानी का नंबर 1 और नंबर 2 विशेषज्ञ व्यर्थ ही कहा जाता है। बिल्कुल बेशर्म। इस तरह से ढोते हुए मुझे डर है कि छोटा भाई व दूसरे भाई अनिरुद्ध की आवाज अभिजीत तक पहुंची। लेकिन अभिजीत ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम छोटे जूनियर भाई को देखो। दूसरे भाई अनिरुद्ध चुपके से चौंक गए और अनजाने में आरव की ओर देखने लगे। वास्तव में उन्होंने देखा कि उनके शरीर पर कुछ परिवर्तन हुआ है। इससे पहले हालांकि आरव के शरीर में उस तरह की आभा थी जो पूरे समय आकाश के नीचे सभी को तिरस्कृत करती थी, लेकिन उनके पास ज्यादा हत्या करने की मंशा नहीं थी। लेकिन अब आरव के शरीर पर आभा पहले से ही भयंकर और तीखी हो गई थी। मुझे डर है कि उन्होंने गलत अनुमान लगाया। छोटे जूनियर भाई से निपटने के लिए इस तरह के तरीके का उपयोग करना चाहते थे। छोटा जूनियर भाई कोई नरम खुरमा नहीं है। ये बात कार्तिकेयन को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए उनके द्वारा चरम उपायों का उपयोग करने से देखी जा सकती है। इस बार मुझे डर है कि विक्रम उस लड़के के मांस को चोट पहुंचाने वाला है। अभिजीत ने मुस्कुराते हुए कहा। आह! एक दुखद चीख के साथ सामने बैठा युवा मार्शल कलाकार जोर से गिर पड़ा। लेकिन इस बार इस मार्शल कलाकार को एक दुखद चीख भी नहीं निकालने दी गई और उसने तुरंत सांस लेना बंद कर दिया। आरव ने सीधे अपने प्रतिद्वंद्वी की दिव्य आत्मा को चूर्ण कर दिया।
दिव्य आत्मा के बिना मार्शल कलाकार भी एक मृत व्यक्ति बन गया। हर कोई चुपके से घबरा गया और महसूस किया कि माहौल पहले से अलग हो गया था। अगला मोहरा, मोहरों को मरना पड़ेगा, आरव ने ठंडे स्वर में कहा। इस बार अगला मार्शल कलाकार तुरंत नहीं उछला। विक्रम की अभिव्यक्ति भी बदल गई। वो जानता था कि उसके तरीकों ने पहले ही आरव को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया था, अन्यथा वो सीधे तौर पर मारक प्रहार नहीं करता। आरव के पहले के सभी हमले उसके विरोधियों की युद्ध क्षमता को खत्म कर देते थे और मारता नहीं था। उन मार्शल कलाकारों को वापस जाने के बाद बस कुछ समय के लिए अपनी दिव्य आत्मा को पुनः प्राप्त करना था और वे बहुत जल्दी ठीक हो जाते थे। लेकिन अब जब आरव को इस तरह के घृणित साधनों के बारे में पता चल गया था, तो स्वाभाविक रूप से वो अब और आसानी से नहीं चलेगा। एक आता है, मैं एक को मार दूंगा। दो आते हैं, मैं दोनों को मार दूंगा। वो वास्तव में देखना चाहता था कि विक्रम कितने सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल कलाकारों को यहां मरने के लिए भेजने के लिए तैयार कर सकता है। इस समय विक्रम ने पीछे एक नौकर से धीमी आवाज में कुछ शब्द कहे। उस नौकर ने आदेश प्राप्त किया और चला गया। थोड़ी देर में एक और मार्शल कलाकार मंच पर कूद गया। इस बार मंच के नीचे हंगामा हुआ। चौथा स्तर सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र। एक हैवीवेट वर्ग का मार्शल कलाकार आखिरकार ऊपर गया। इस बिंदु तक आरव के पास हमेशा साफाई करने का एक तरीका था। हर कोई नहीं जानता था कि उसकी सीमाएं कहाँ है, और तीसरे स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के मार्शल कलाकार आरव की सीमाओं को महसूस ही नहीं कर पाए। चौथे स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र, चाहे वो सार ऊर्जा क्षेत्र हो या आत्मा बल क्षेत्र, ये सब एक पूरे कदम ऊपर चला गया। आरव की सीमाओं का परीक्षण करने के लिए इससे अधिक उपयुक्त कुछ भी नहीं है। आगमन को देखकर आरव ने एक मुस्कान बिखेरी और कहा, आखिरकार एक अच्छा खिलाड़ी भेजा, लेकिन तुम अभी भी बहुत कमजोर हो। आगंतुक ने बहुत गुस्से में कहा, दूसरों को छोटा मत समझो, बात करने से पहले मेरा राउंड साफ करो। यह मार्शल कलाकार स्वाभाविक रूप से आरव की शक्ति से भी वाकिफ था और उसने कोई घमंड नहीं किया। अब तक आरव ने सभी के खिलाफ केवल एक ही चाल चली थी। किसी को यह जानना था कि इन लोगों में, चाहे वो सार ऊर्जा क्षेत्र हो या दिव्य आत्मा क्षेत्र, वे सभी आरव से बहुत ऊंचे थे। रैंकों को पार करने और युद्ध करने की ऐसी भयावह क्षमता लोगों को दूर से भी डराती थी। इस युवा मार्शल कलाकार को पहले से ही उसी पीढ़ी के लोगों में उत्कृष्ट माना जाता था, लेकिन आरव के सामने वो वास्तव में घमंडी नहीं हो सकता था। हाँ, मुझे मेरा राउंड क्लियर करना है, फिर तुम्हें इसे अच्छी तरह से प्राप्त करना होगा। मैं पहले बोला था नामर्द मालिक और उसकी बददिमाग मोहरों को माफ नहीं, आरव ने शांत भाव से कहा। युवा मार्शल कलाकार के हावभाव बदल गए और उसे तुरंत लगा कि चीजें खराब थी। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपनी आंखों के सामने केवल एक धुंधलापन महसूस किया। तलवार की रोशनी की एक लकीर पहले ही उसके दिल में घुस चुकी थी। हाय, कैसे संभव है? बात खत्म करते हुए यह मार्शल कलाकार पीछे की ओर गिर गया और आसमान की ओर देखते हुए अपनी आखिरी सांस ली। उसने अपनी आंखों के सामने इस दृश्य पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं की, यहां तक कि मरते दम तक भी नहीं, है ना? दक्ष ने दिव्य आत्मा के हमलों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपने प्रतिद्वंदी को मारने के लिए मार्शल तकनीकों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा यह अभी भी एक चाल थी। लोगों को यह देखकर वाकई अजीब लगा। उसके दिव्य आत्मा के हमले इतने शक्तिशाली हैं, और यहां तक कि उसकी मार्शल तकनीक भी वास्तव में इतनी दुर्जय है। प्रतिद्वंदी चौथे स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में था। उसने उसे एक चाल में खत्म कर दिया। बहुत शक्तिशाली। मैं बिल्कुल भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया कि उसने कैसे हमला किया। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उसकी मार्शल तकनीक उसके दिव्य आत्मा के हमले से भी अधिक शक्तिशाली है? क्या वो वास्तव में एक कीमियागर है? ये दक्ष अपने कवच में किसी भी तरह की दरार के बिना है। बेजोड़ कीमिया, कौशल, जबरदस्त दिव्य आत्मा के हमले, यहां तक कि उसकी मार्शल तकनीक भी इतनी शक्तिशाली है। हे भगवान, इस दुनिया में ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति कैसे हो सकता है? आरव ने बहुत चमकदार मार्शल तकनीकों का इस्तेमाल नहीं किया। अपनी वर्तमान अवधारणाओं की समझ के साथ आकस्मिक रूप से जारी तलवार की रोशनी की एक लकीर पहले से ही अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थी। वो युवा मार्शल कलाकार पहले शाश्वत कपाड़िया की ताकत के बराबर था। आरव ने पहले ही शाश्वत कपाड़िया को पहले स्तर के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में समाप्त कर दिया था। अब जब वो पहले से ही लेट स्टेज क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में घुस गया है, तो एक साधारण चौथे स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के मार्शल कलाकार को आसानी से खत्म करना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी। हालांकि उसका उस समय दिव्य आत्मा का हमला पहले से ही बहुत उपयोगी नहीं था, इसलिए उसने तुरंत इसे छोड़ दिया। अगर वो इस तरह के तोप के चारे को भी खत्म नहीं कर सकता था, तो वो राजधानी के नंबर एक विशेषज्ञ देवरूप को कैसे मार सकता था? हालांकि वे दोनों मध्य चरण सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में समान रूप से थे, लेकिन अभी वाले की तुलना में
देवरूप की ताकत बादलों और कीचड़ का अंतर थी। ये अवधारणाओं में असमानता थी। आरव को एक साधारण प्रहार से चौथे स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र को खत्म करते देख देवरूप के चेहरे पर मुस्कान जम गई। उसे एक बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ। इन कुछ सालों में देवरूप ने हमेशा लक्ष्मण को अपना सबसे बड़ा विरोधी माना था, लेकिन लक्ष्मण भी उसे इतना बड़ा खतरा नहीं दे सकते थे। दक्ष, ये बदमाश सिर्फ 7वें स्तर के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में है। 7वें स्तर के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में होने के कारण और चौथे स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में किसी को तुरंत मार डालने में सक्षम होने के कारण जब वो सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में आगे बढ़ जाएगा तब मैं इसका कुछ नहीं कर पाऊंगा। लगता है मुझे इस बदमाश को मारने का कोई अवसर ढूंढना चाहिए, अन्यथा पवन सम्राट का पद शायद कभी भी मेरी बारी तक नहीं पहुंच पाएगा, चाहे कुछ भी हो। देवरूप के दिल में पवन सम्राट के पद से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं था। पवन सम्राट के पद के लिए वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन वो स्वाभाविक रूप से ये नहीं जानता था कि आरव को पवन सम्राट के तथाकथित पद की जरा भी परवाह नहीं थी, और आरव भी उससे पवन सम्राट का पद छीनने नहीं जाएगा। देवरूप ने आरव को एक काल्पनिक शत्रु मानकर आरव के साथ बहुत अन्याय किया। फिर भी आरव के वेश को इतना अच्छा किसने कहा था? इस समय आरव ने अचानक स्पष्ट स्वर में पुकारा, नामर्द विक्रम, तुमने पीछे जितने भी लोगों को तैयार किया है उन्हें एक साथ आने दो। भीड़ सदमे से दंग रह गई। अब जाकर उन्हें पता चला कि इस कभी न खत्म होने वाली लड़ाई को अंजाम देने वाला वास्तव में विक्रम था। लेकिन आरव द्वारा इतनी बेशर्मी से विक्रम को पुकारना सभी को बहुत डरा रहा था। लेकिन आरव की व्यंग और लोगों के चर्चा से विक्रम को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे खुद की जीत और कोयल से शादी से मतलब था और अपनी फैमिली की मकसद से मतलब थी। इसलिए वो शाम दाम दंड भेद सभी को लगा के आरव को थकाना चाहता था, जिस बेशर्मी को भी ना चाहते हुए भी आरव को प्रशंसा करनी पड़ी। लेकिन विक्रम का टारगेट गलत था, जो विक्रम को नाराज करने वाला था। लगातार लड़ाई पहले से ही काफी बेशर्मी थी। अब आरव ने वास्तव में दूसरे पक्ष को एक साथ आने के लिए कहा। इसको पता होना चाहिए कि पीछे आने वाले लोग निश्चित रूप से शक्तिशाली थे। वो न्यायाधीश भी काफी चिंतित था। उसने कमजोरी से पूछा, युवा मास्टर दक्ष, ये नियमों का अनुसार नहीं है, है ना? आरव ने बेपरवाही से कहा, नियमों का पालन न करने वाली क्या चीज है? एक एक करके ऊपर आना बहुत परेशानी भरा है। हमें कब तक लड़ना है? एक साथ ऊपर आना, इसे हल करना भी तेज है। ये जज ने विनती भरी आंखों से ब्रह्मकेश की ओर देखा। ब्रह्मकेश ने एक पल के लिए सोचा और सिर हिलाते हुए कहा, जैसा कि युवा मास्टर दक्ष कहते हैं। विक्रम का चेहरा उतर गया और उसने कहा, चूंकि तुम मृत्यु की तलाश करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उन सभी को ऊपर जाने के लिए कहो। थोड़ी देर में वहां 10 से ज्यादा छायाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दी, जो बीच में आरव को घेरे हुए थी। जब भीड़ ने देखा तो उन्होंने अनजाने में ठंडी सांस ली। ये दर्जनों से ज्यादा लोग ज्यादातर चौथे स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र की साधना कर रहे थे। यहां तक कि 3 लोग तो ऐसे भी थे जो वास्तव में 5वें स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र तक पहुंच चुके थे। इस तरह की लाइनअप वाकई बहुत मजबूत थी। किसी को पता होना चाहिए कि आरव केवल 7वें स्तर के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में था। एक 7वें स्तर का क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र जो मिडिल स्टेज सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र पर 1 दर्जन से अधिक को चुनौती दे रहा है। युवा मास्टर दक्ष, उन्हें खत्म कर दो। हम तुम्हारा समर्थन करते हैं। हाँ, बिल्कुल बेशर्म। आओ युवा मास्टर दक्ष, हम सब तुम्हारे लिए उत्साहित हैं। युवा मास्टर दक्ष, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं और तुम्हारी रखैल बनना चाहती हूं, एक महिला मार्शल कलाकार ने चिल्लाकर कहा। हाँ, इस तरह के बेबाक अवजे ने पहले ही आरव के प्रति सभी की समर्थन को साबित थी। एक पल के लिए मंच के नीचे एक के बाद एक चिल्लाहट बढ़ गई। वे सभी आरव का समर्थन कर रहे थे। आरव ने इन सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के मार्शल कलाकारों पर एक ठंडी नजर डाली और शांत भाव से कहा, आप सभी मुझे दोष न दें। यदि आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो आप सबके नामर्द मालिक को दोष दें। शुभ यात्रा। आरव के उस उदासीन रवैये ने इन लोगों को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया। वे सभी एक ही पीढ़ी के प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। हालांकि वे खुद को खत्री परिवार से जोड़ते थे, लेकिन उनका अपना गौरव था। लेकिन उन्हें 7वें स्तर के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र द्वारा नीचा देखा गया। तुम बहुत बेलगाम हो लड़के। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम अजय हो? तुम हमें से बहुतों का अकेले सामना कर रहे हो। क्या तुम सच में हमें कागज से बना हुआ समझते हो? है, अब बहुत उग्र हो गए हैं। थोड़ी देर में तुम्हारे रोने का समय आ जाएगा। ये लोग अभी कोस रहे थे जब अचानक उनके चेहरे बदल गए। आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा में कुछ सूक्ष्म परिवर्तन हुए। अनगिनत गुलाबी फूल की पंखुड़ियां इस समय बीच हवा में एक साथ बन रही थी। अच्छा नहीं, ये लड़का वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा को जुटा सकता है। जल्दी से हमला करो। ये लोग नौसिखिए नहीं थे,
और उन्हें बहुत जल्दी पता चल गया कि क्या गलत था। उनमें से प्रत्येक ने अपनी अपनी अंतिम चालें चली, सिवाय इसके कि आरव उन्हें अवसर कैसे दे सकता था। लेट स्टेज क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश करते हुए आरव पहले से ही सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र से बहुत दूर नहीं था। स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा के प्रति उसकी आत्मीयता में पहले से ही गुणात्मक वृद्धि हुई थी। इस समय उसने फिर से हजारों बहती पंखुड़ियों को छोड़ा। शक्ति का अब पहले की तरह एक ही सांस में उल्लेख नहीं किया जा सकता था। यह केवल गुलाबी फूलों की पंखुड़ियों को देखने के लिए था जो पूरे मंच को घेरे हुए थी। नीचे मार्शल कलाकार ये भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे कि मंच पर क्या हो रहा था। ये क्या चाल है? बहुत भयानक। हे भगवान, वो सिर्फ 7वें स्तर के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में है। स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा पर उसका नियंत्रण वास्तव में पहले से ही इस तरह के अपमानजनक स्तर पर पहुंच गया है। ये चाल, यहां तक कि लेट स्टेज सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र भी शायद इसे निष्पादित नहीं कर सकता, है ना? फिर भी महिला मार्शल कलाकारों का एक समूह इस दृश्य से चकित था। वाह, बहुत खूबसूरत। युवा मास्टर दक्ष बहुत रोमांटिक व्यक्ति होना चाहिए वास्तव में इतनी शानदार सुंदर चाल को निष्पादित करने में सक्षम होने के लिए। जब लावण्या ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखें भी इधर उधर घूमने लगी। मुझे अब छोटी बहन कोयल से कुछ हद तक ईर्ष्या हो रही है। वास्तव में ऐसा असाधारण आदमी उसके लिए दुनिया के सभी नायकों से लड़ रहा है। अगर कोई ऐसा आदमी है जो मेरे लिए ऐसा करता है तो मैं खुशी से मर भी जाऊंगी। ऐसा पति पाकर और क्या चाहिए। जब 7वें राजकुमार ने ये शब्द सुने तो उसका चेहरा तुरंत हरा हो गया। लावण्या एक बहुत ही गर्वित लड़की थी। उसने कई सालों तक लावण्या को प्रपोज किया और उससे भी उसे ऐसी तारीफ नहीं मिली। पहले के ये शब्द लावण्या पहले ही आगे बढ़ चुका था। हालांकि दक्ष वो बदमाश अभी भी कोयल के लिए लड़ रहा था। 7वें राजकुमार का दिल अचानक असामान्य रूप से चिड़चिड़ा हो गया। नीचे जाकर आरव को मारने का आवेग उमड़ पड़ा। 1000 बहती पंखुड़ियां, मरो। आरव के मुंह से 4 शब्द हल्के से निकले। आसमान को ढकने वाली उड़ती पंखुड़ियां पहले तो शांति से इधर उधर बह रही थी, लेकिन इस बार ये जंगली हो गई। बिना किसी परवाह के दर्जन भर मार्शल कलाकारों की ओर दौड़ पड़ी। कुछ देर तक लगातार दयनीय चीखें गूंजती रहीं, जिससे लोगों के सिर में झुनझुनी होने लगी। वे स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे कि फूलों की पंखुड़ियों के समुद्र के अंदर क्या हो रहा था, लेकिन उन दयनीय चीखों को सुनकर उन्हें यह भी पता चल गया कि इन चमकदार फूलों की पंखुड़ियों के पीछे कुछ ऐसा हो रहा था जो सुंदर नहीं था। 1 दर्जन से ज्यादा सांसों के बाद फूलों की पंखुड़ियां बिखर गई और मंच पर सिर्फ एक अकेला सिलहुट रह गया। ये आरव के अलावा और कौन हो सकता है? वे दर्जन भर से ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट, जिनमें 5वें स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के कुछ मार्शल आर्टिस्ट भी शामिल थे, पहले से ही मंच पर बेतरतीब ढंग से फैले हुए थे। ये कैसा मजाक है? 1 दर्जन से ज्यादा मिडिल स्टेज सी विकृति क्षेत्र के विशेषज्ञ वास्तव में इस तरह एक ही चाल में तुरंत खत्म हो गए। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये दक्ष बस एक अथाह गड्ढे की तरह है। कोई नहीं जानता कि उसकी सीमाएं कहाँ है। 9वें स्तर के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र को वो एक ही चाल में तुरंत हरा देता है। पहले स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र को वो एक ही चाल में तुरंत हरा देता है। 3रे स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र को एक ही चाल में तुरंत मार देता है। अब 4थे और 5वें स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र का एक समूह को उसने वास्तव में एक ही चाल में तुरंत मार दिया। लेकिन ये चाल वास्तव में शक्तिशाली है जब तक कि ये लोगों को घुटन महसूस न कराए। वास्तव में कल्पना नहीं कर सकता कि उसके जैसा एक क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र वास्तव में इतनी स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा कैसे जुटा सकता है। चारों ओर विस्मय की आवाजें गूंज उठीं। इस दृश्य ने सभी को जो झटका दिया वो बहुत तीव्र था। ये दृश्य देखकर विक्रम का चेहरा भयावह रूप से पीला पड़ गया। ये सभी मार्शल कलाकार खत्री परिवार की युवा पीढ़ी के कुलीन थे। वे वास्तव में आरव के हाथों इस तरह दुखद रूप से मारे गए। जब वो वापस लौटेगा तो वो अपने पिता को कैसे जवाब दे सकता था? इस बार उसने वास्तव में बड़ा खेल खेला। मूल रूप से उसने सोचा था कि 1 दर्जन से अधिक लोगों के आरव पर हमला करने के बाद वे बहुत बुरी तरह से नहीं हारेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, उसने नहीं सोचा था कि आरव ने एक ही चाल से सभी को मार डालेगा। ये आरव वास्तव में बहुत राक्षसी था। विक्रम ने आरव को देखा। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। लेकिन इस बार आरव ने देखा। मुस्कुराते हुए उसने कहा, अब और समय बर्बाद मत करो। तुम दोनों साथ में आगे बढ़ सकते हो। विक्रम और बासु दोनों के हाव भाव बदल गए, लेकिन उन्होंने अनजाने में एक दूसरे की तरफ देखा। क्या तुम वाकई हम दोनों को चुनौती देना चाहते हो? विक्रम ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। बहुत बकवास। क्या मैंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा? आरव ने शांत भाव से कहा। हे विक्रम, ऐसा लगता है कि हम दोनों को लोग नीची नजर से देख रहे हैं। क्यों नहीं? हमको खुद ही अपना नाम को ठीक करना पड़ेगा।
बासु ने हल्की हंसी के साथ कहा। विक्रम ने गंभीर भाव से सिर हिलाया और कहा, हालांकि मैं तुम्हारे जैसे आदमी के साथ हाथ मिलाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं, लेकिन चूंकि वो खुद मौत चाहता है, इसलिए हमें किसी भी कीमत पर साथ आना ही होगा। अगर मैं आज इस टिड्डे को नहीं मारूंगा तो मेरे दिल में नफरत को दबाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, उग्र होने की भी एक सीमा होती है ना? हालांकि हम दोनों 5वें स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में भी हैं, लेकिन उसे नहीं लगता कि वो सिर्फ एक चाल से हमें हरा सकता है ना? बासु की मुस्कान धीरे धीरे ठंडी होती गई। पूरी राजधानी में जूनियर पीढ़ी के बीच उसे सिर्फ लक्ष्मण और 7वें राजकुमार से ही डर लगता था। आज उसे क्रिस्टल ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के एक लड़के ने अपमानित किया। इससे वो वाकई बहुत नाराज हुआ। ठीक है, तो हम दोनों कट्टर दुश्मन आज अच्छा सहयोग करेंगे। कोयल के लिए इस बदमाश को निपटाने के बाद हम फिर से ठीक से मुकाबला करेंगे, विक्रम ने कहा। विक्रम को आज आरव को मारना चाहिए और कोयल से शादी करनी चाहिए, वरना जब वो आज वापस जाएगा तो उसके पास अपने परिवार को हिसाब देने का कोई रास्ता नहीं होगा। युवा मास्टर दक्ष वास्तव में विक्रम और बासु दोनों को एक साथ चुनौती देना चाहते हैं। ये हरकतें बहुत ही जल्दबाजी है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। ये दोनों लोग राजधानी की जूनियर पीढ़ी के नंबर 2 विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। ये कोई बिना कमाई की प्रतिष्ठान नहीं है। पहले के लोग भले ही अपने राज्य के बराबर हों, लेकिन उनकी ताकत भी एक निचले स्तर की थी। हालांकि यंग मास्टर दक्ष की चाल पहले से ही शक्तिशाली थी, लेकिन ये केवल क्षेत्र प्रभाव हमलों में शक्तिशाली है। विक्रम और बासु की ताकत के साथ इसे तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। यंग मास्टर दक्ष अकेले 2 से लड़ रहे हैं। कठिनाई कुछ हद तक अधिक है। विक्रम और बासु दोनों की ताकत पहले से ही लोगों के दिलों में गहराई से समाई हुई थी। ये सभी मार्शल कलाकार अपनी ताकत के आतंक को जानते थे। नंबर 1 लक्ष्मण और 7वें राजकुमार के लिए उन्होंने इससे भी कम की कल्पना करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि आरव आखिरकार 7वें स्तर के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में ही था। इन 2 महान विशेषज्ञों का सामना करना यह गंभीर रूप से बहुत अधिक नुकसानदेह होने वाला है। दोनों लोग खड़े हो गए और मंच पर कूद गए। विक्रम ने भयानक रूप से मुस्कुराते हुए कहा, दक्ष, ये तुम खुद मौत को बुला रहे हो। मैं दोषी नहीं हूं। मंच पर तुम्हें मारते हुए मुझे लगता है कि आदरणीय किमिया संप्रभु के पास मुझ पर भी दोष लगाने का कोई कारण नहीं है। आरव ने उदासीनता से कहा, जब तक तुम्हें क्षमता है, स्वाभाविक रूप से कोई भी तुम्हारे साथ परेशानी लेने नहीं आएगा। बासु, तुम काम पर तो आते हो, लेकिन मेहनत नहीं करते, विक्रम ने कहा। शांत रहो। ये लाभ और हानि का रिश्ता, मैं अभी भी इसे अलग कर सकता हूं। पहले इस बदमाश का ख्याल रखने के बाद दूसरी बातें करो, बासु ने कहा। तो ठीक है, चलो। विक्रम की आवाज धीमी होते ही दोनों लोगों की आकृति तुरंत गायब हो गई। गति समझ से परे थी। इससे पहले पिछली लड़ाई के दौरान समर्थ की गति इन दोनों के सामने घूंघे जितनी धीमी थी। हालांकि इस समय आरव की आकृति भी उसी तरह अपने मूल स्थान से गायब हो गई। क्लैंक क्लैंक क्लैंक, धातु की टकराने की आवाज गूंज उठी। मंच के नीचे मौजूद मार्शल कलाकार व्यावहारिक रूप से इन तीनों लोगों की हरकतों को पकड़ नहीं पाए। कभी कभी पीछे छोड़ी गई छवियों से ही उन्हें पता चलता था कि ये तीनों एक तीव्र टकराव के बीच में थे। विक्रम और बासु का इतना तेज होना सभी की उम्मीदों के मुताबिक था, लेकिन सभी ने नहीं सोचा था कि आरव वास्तव में इस जोड़ी की गति के साथ तालमेल बिठा पाएंगे। वे वास्तव में तब तक लड़ते रहे जब तक कि कोई भी ऊपरी हाथ हासिल नहीं कर सका। क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के पास इतनी गति कब थी? बहुत तेज। मैं पूरी तरह से उनकी हरकतों को नहीं समझ सकता। अभी कौन बढ़त रखा है पता नहीं। मैं भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। क्या दक्ष वास्तव में क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र के मार्शल कलाकार हैं? क्या उन्होंने अपनी ताकत छिपाई? असंभव। शुरू से अंत तक उनकी सार ऊर्जा का उतार चढ़ाव 7वें स्तर का क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र था। यह निश्चित है, अगर मैं मंच पर होता तो मैं बहुत पहले ही 1 दर्जन बार मर चुका होता। विक्रम और बासु वास्तव में नंबर 2 विशेषज्ञ होने के योग्य हैं। अवधारणाओं की उनकी समझ ऐसी नहीं है जिसकी तुलना हम जैसे नौसिखिए कर सके। सच में विक्रम और बासु दोनों ही आरव के 1000 बहने वाली पंखुड़ियों से बहुत सावधान थे। इससे पहले के उस दृश्य ने उन दोनों को बहुत ज्यादा चौंकाया था। इसलिए इन दोनों ने बिना किसी पूर्व परामर्श के एक साथ काम किया और सीधे हमला करने का विकल्प चुना। उन्होंने आरव को 1000 बहने वाली पंखुड़ियों को अंजाम देने का मौका न देने के लिए हाथ से हाथ का मुकाबला करने का तरीका अपनाया। वे दोनों 5वें स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में थे। उनका क्षेत्र आरव के क्षेत्र से बहुत ऊपर था। उन्होंने आरव को कुचलने के लिए क्षेत्र का उपयोग करने का फैसला किया, लेकिन मामले का नतीजा वैसा नहीं निकला जैसा उन्होंने सोचा था। जितना ज्यादा विक्रम और बासु लड़ते, वे उतने ही ज्यादा घबराने लगे। आरव की कंघुआ तलवार नाचती रही। पलक झपकते ही 100 चालें बदल गई।
लेकिन उन दोनों को वास्तव में कोई लाभ नहीं मिला। ये कैसे संभव है? उन्हें कैसे पता चलेगा कि आरव ने तलवार मनसा के साथ साथ और पवन प्रभा मनसा यानी कि कॉन्सेप्ट को समझ लिया है? मूवमेंट तकनीक और आक्रामक शक्ति के मामले में वो केवल मजबूत था और कमजोर नहीं। सार ऊर्जा के मामले में कुछ मामूली नुकसान झेलने के अलावा आरव ने उन्हें अन्य क्षेत्रों में कई सड़कों से पीछे कर दिया। ये ठीक इसलिए था ताकि आरव उनके साथ मुश्किल से बराबरी पर लड़ सके, अन्यथा उनका परिणाम उन मार्शल कलाकारों से बेहतर नहीं होता। इसके अलावा आरव ने उनके सभी प्रकार के हमलों को बेअसर करने के लिए उनसे लड़ने की प्रक्रिया में लगातार 1000 बहने वाली पंखुड़ियों का एक छोटा सा द्रव्यमान संघनित किया। आरव की वर्तमान शक्ति के साथ पंखुड़ियों के ऐसे छोटे बंडल को संघनित करना मूल रूप से उतना ही तेज था जितना सोचा गया था, और इसके लिए स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा को बड़े पैमाने पर जुटाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। दक्ष की चाल पहले से ही अपनी इच्छानुसार छोड़ने और वापस लेने की सीमा तक पहुंच चुकी थी। इसके अलावा उसकी ये चाल फूलों की पंखुड़ियों की तरह है जो उसके पूरे अस्तित्व के साथ नृत्य करती है। वास्तव में ये आंखों और दिमाग के लिए एक दावत है। लावण्या ने प्रशंसा की। बेशक हर कोई इन 3 लोगों की गति को पकड़ने में समर्थ नहीं था। वहां कई विशेषज्ञ मौजूद थे और उनसे भी अधिक शक्तिशाली लोग भी थे। जाहिर है ऐसे लोग भी थे जो इसे देख सकते थे, लेकिन ठीक इसलिए क्योंकि वे इसे देख सकते थे, आरव की शक्ति के बारे में उनकी समझ और भी स्पष्ट हो गई। इतने लंबे समय तक उलझन और समझ से गुजरने के बाद आरव द्वारा 1000 बहने वाली पंखुड़ियों का निष्पादन पहले से ही एक अत्यंत कुशल स्तर पर पहुंच चुका था। यह भी कहना था कि इस सर्वोच्च सच्चे इरादे की आरव की समझ ने एक और बड़ा कदम आगे बढ़ाया। लक्ष्मण ने भी सिर हिलाया और कहा, इस चाल को इतनी शानदार तरीके से चलाना, दक्ष की ताकत वाकई लोगों को प्रशंसा से आहे भरने पर मजबूर कर देती है। शंगुआन लिंगजू ने हैरान होकर पूछा, बड़े भाई शायद ही कभी लोगों की तारीफ करते हैं, तुमने उनसे लड़ने का विचार नहीं उठाया है ना? लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटी बहन मेरी बात समझती है, ये सही है, ऐसा प्रतिद्वंदी मिलना वाकई मुश्किल है। लावण्या ने उपहास करते हुए कहा, तो बड़े भाई ने उस प्रतिद्वंदी दक्ष को पसंद किया या छोटी बहन कोयल को? हाँ, आप और मिस कोयल को सामूहिक रूप से राजधानी की 2 सर्वोच्च सुंदरता के रूप में सम्मानित किया जाता है। अगर मैं उसे घर ले जा सकूं तो क्या यह सुंदर नहीं होगा? लक्ष्मण ने जोर से हंसते हुए कहा, अगर ऐसा है तो बिग ब्रदर को आज स्टेज पर दक्ष को मारना होगा, वरना तुम अपने लिए एक भयानक दुश्मन बना लोगे। लावण्या ने मुस्कुराते हुए कहा। लक्ष्मण के चेहरे पर मुस्कान जम गई। जाहिर है उसने इस समस्या पर विचार नहीं किया था, और यह समस्या वास्तव में एक भयानक मुद्दा था। अगर उसने वास्तव में आरव को मार दिया तो देसाई परिवार ने अल्केमिस्ट एसोसिएशन को पूरी तरह से नाराज कर दिया होगा। जब तक आदरणीय किमिया सम्राट एक दिन के लिए भी इस पद पर बैठा रहेगा, देसाई परिवार कभी भी औषधीय गोली को परिष्कृत करने के लिए अल्केमिस्ट एसोसिएशन को खोजने के बारे में भूल सकता है। ऐसा नुकसान देसाई परिवार बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और अगर उसने आरव को नहीं मारा तो उसकी पसंद की हुई लड़की को छीनने का गुस्सा असहनीय था। दक्ष उसके साथ मामला कैसे खत्म कर सकता था? हालांकि लक्ष्मण को खुद पर बहुत भरोसा था, लेकिन आरव जैसे राक्षस का सामना करते हुए वो वास्तव में उसको उकसाना नहीं चाहता था। ठीक है, तो इसे ऐसे समझो जैसे मैंने कभी कहा ही नहीं, लक्ष्मण ने असहाय होकर कहा। है, मैंने वास्तव में बड़ा भाई को ऐसा कभी नहीं देखा। मुझे इस दक्ष में और भी अधिक दिलचस्पी हो रही है, लावण्या ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर बगल में 7वें राजकुमार का रंग एक बार फिर हरा हो गया। आरव पहले से ही हृदय जैसे शांत जल अवस्था में प्रवेश कर चुका था। दोनों लोगों की हर हरकत उनकी समझ में थी। हजारों बहती पंखुड़ियों के साथ अपने सूक्ष्म हेरफेर को जोड़ते हुए विक्रम और बासु जितना अधिक लड़ते गए, वे उतने ही उदास होते गए। पलक झपकते ही कई 100 चालें बीत गई। उन दोनों को बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ। राजधानी की जूनियर पीढ़ी के 2 नंबर 2 विशेषज्ञ वास्तव में साझेदारी करते समय 7वें स्तर के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र के खिलाफ असहाय थे। यह कहना एक सरासर मजाक था। उन्हें और भी उदास करने वाली बात यह थी कि अब तक लड़ते हुए आरव की सार ऊर्जा में कमी का जरा भी संकेत नहीं था। ऐसा लग रहा था कि यह पूरी तरह से समाप्त हो ही नहीं सकती। इस आदमी को इतनी सार ऊर्जा कहां से मिली? जानना होगा कि आरव ने इससे पहले 20 से 30 सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल कलाकारों के साथ युद्ध किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने कोई सार ऊर्जा खर्च न की हो? 1000 बहने वाली पंखुड़ियों जैसी एक विशाल क्षेत्र प्रभाव चाल सार ऊर्जा पर अत्यधिक व्यय होनी चाहिए। आरव की सार ऊर्जा इतनी प्रचुर क्यों थी? इन दोनों लोगों को अपने दुख के साथ पता चला कि वे इस तरह की लड़ाई विधि से कोई लाभ नहीं उठा सकते। बासु, विक्रम अचानक चिल्लाया। एंड बासु ने मौन रूप से समझ लिया। उन दोनों ने एक ही समय में अपनी चालें वापस ले ली। आरव ने अपनी विजयी खोज जारी नहीं रखी,
बल्कि उन दोनों को घूरते हुए शांत और संयमित रहा। अपनी सार ऊर्जा की मोटाई और सार ऊर्जा पर अत्यंत सटीक नियंत्रण के कारण उसे उन दोनों के साथ उपभोग की लड़ाई लड़ने का डर नहीं था। दक्ष, मैं मानता हूं कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन ये यही समाप्त होता है, विक्रम ने ठंडी सांस के साथ कहा। स्पष्ट रूप से वो इस लड़ाई के परिणाम से बहुत असंतुष्ट था। लेकिन आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास जो भी चालें हैं, बस उनका उपयोग करो, मैं सब कुछ प्राप्त करूंगा। विक्रम ने ठंडे स्वर में उपहास किया और कहा, जैसा तुम चाहो। बासु, इसे अब और मत छिपाओ, अपनी असली क्षमताओं को सामने लाओ। बासु ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। दो महान विशेषज्ञ एक के विरुद्ध लड़ रहे थे और वास्तव में आरव को हराने में असमर्थ थे। वे दोनों प्रतिष्ठा में कमी महसूस कर रहे थे। इन प्रथम श्रेणी के परिवार के शीर्ष शिष्यों के पास स्वाभाविक रूप से अपने शक्तिशाली तुरुप के पत्ते थे। बस इतना था कि कुछ ही लोगों के सामने ही वो अपने तुरुप के पत्ते निकाल सकते थे। विक्रम और बासु के तुरुप के पत्ते एक दूसरे के लिए बचाए गए थे, लेकिन अब उनके पास आरव से निपटने के लिए एक ही समय में उनका उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि अब तक के मुकाबलों को देखते हुए साधारण उपाय आरव को पूरी तरह से कुछ नहीं कर सकते थे। हालांकि आरव केवल 7वें स्तर के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में था, लेकिन उसकी असली युद्ध शक्ति पहले से ही उन दोनों के समान स्तर पर थी। नहीं, यहां तक कि ये उनसे भी आगे निकल गया, क्योंकि उन दोनों ने पहले ताकत को मिलाकर आरव के साथ मुश्किल से ही बराबरी की लड़ाई लड़ी थी। स्वर्ग को चुनौती देने वाले ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को वे पूरी ताकत से लड़े बिना कैसे हरा सकते थे? विक्रम ने कृपाण का इस्तेमाल किया। उसने अपने हाथ में लंबी कृपाण उठाई और गंभीरता से कहा, मेरे विंड रिबेलिंग 3 ब्लेड के नीचे मरने में सक्षम होना भी आपका सौभाग्य माना जाएगा। लेकिन बासु को जिस चीज पर भरोसा था वो नंगी हथेलियों की एक जोड़ी थी। ये केवल उसे अपनी हथेलियां एक साथ रखते हुए देखने के लिए था। उसकी आभा में विस्फोटक वृद्धि हुई। उसका दायरा वास्तव में लगातार बढ़ रहा था। बहुत जल्द बासु 6ठे स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में पहुंच गया, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ। उसकी आभा अब भी लगातार बढ़ती जा रही थी। कुछ ही समय में बासु एक ही झटके में 7वें स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में पहुंच गया। सबके चेहरे बदल गए। ओरिजिन स्पिरिट 9 ट्रांसफॉर्मेशन। बासु ने वास्तव में ओरिजिन स्पिरिट 9 ट्रांसफॉर्मेशन सीखा। भय से अभिजीत का रंग पीला पड़ गया। ओरिजिन स्पिरिट 9 ट्रांसफॉर्मेशन एक मार्शल तकनीक है जो मार्शल आर्टिस्ट के शरीर के भीतर मौजूद एसेंस फायर का इस्तेमाल मार्शल आर्टिस्ट की क्षमता को बढ़ाने के लिए करती है, ताकि मार्शल आर्टिस्ट अस्थायी रूप से दायरे से बाहर निकलकर युद्ध कर सके। यह पटेल परिवार की सबसे बेहतरीन मार्शल तकनीक है। यह सोचना कि बासु ने वास्तव में पहले से ही अपने शरीर के अंदर एक एसेंस फायर को सफलतापूर्वक लगाया है, और यहां तक कि इस मार्शल तकनीक को सफलतापूर्वक विकसित भी किया है, वाकई आश्चर्यजनक, लक्ष्मण ने कहा। 7वें स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश करने वाले बासु को देखकर उसके शरीर में सार अग्नि एक प्रथम चरण की मूल अग्नि होनी चाहिए, पहले से ही काफी अच्छी है। मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि दक्ष इन दो लोगों की अंतिम मार्शल तकनीकों से निपटने की योजना कैसे बनाता है, लावण्या ने एक हंसी के साथ कहा। इस ओरिजिन स्पिरिट 9 ट्रांसफॉर्मेशन के प्रभाव वास्तव में 5 तत्वों की स्पिरिट लिंक गोली के समान थे जो आरव ने अतीत में ली थी। ये मार्शल कलाकार के दायरे को कुछ समय के लिए बढ़ा सकता है। इस समय कोयल आखिरकार अब और शांत नहीं बैठ सकती थी। वो अपने सिर के घूंघट को थोड़ा सा खोलकर मंच पर दृश्य को पूरी तरह से अपने अंदर समाहित करने से खुद को रोक नहीं पाई। जब उसने बासु को 7वें स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश करते देखा तो वो चिंता करने से खुद को रोक नहीं पाई। आरव के लिए, दक्ष, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं भी अपनी जीवन हार दूंगी, कोयल ने आंखों में आंसू भरकर कहा। तभी मंच पर है ये सोचना कि तुमने वाकई एक चाल बचा रखी है। अगर तुम अचानक मुझसे लड़ते समय इस चाल का इस्तेमाल करते तो मैं वास्तव में नहीं जानता कि इससे कैसे निपटना है, विक्रम ने ठहाका लगाते हुए कहा। वो और बासु हमेशा से ही एक दूसरे के बराबर थे। उनकी ताकत लगभग बराबर थी। एक बार जब बासु सीधे 7वें स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में घुस गया और लेट स्टेज सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में पहुंच गया तो भले ही विक्रम अधिक शक्तिशाली होता, वो भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। बासु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर तुम जानते भी हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम 2 छोटे छोटे क्षेत्रों को पार करके मुझे हरा सकते हो। 6ठे स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र और 7वें स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के बीच पहले से ही बहुत बड़ी असमानता थी। विक्रम तो 5वें स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में ही था, इसलिए बासु आत्मविश्वास से लबरेज था। लेकिन विक्रम बहुत शांत था और उसने कहा, हुर हुर, मुझे डर है कि मुझे तुम्हें निराश करना पड़ेगा। तुम्हें इतना बड़ा सुधार हुआ है, मैं कैसे हिम्मत कम कर सकता हूं? बात खत्म हुई। विक्रम की आभा अचानक आसमान छू गई, लेकिन जो उसने आसमान छुया वो उसका क्षेत्र नहीं था।
ये अदम्य इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ने का दबाव था। बासु की अभिव्यक्ति बदल गई। विंड रिबेलिंग फ्रिज ब्लेड, आपने वास्तव में तीसरी चाल में महारत हासिल कर ली है। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं इसका उपयोग आपके साथ युद्ध के लिए करूं तो परिणाम कैसा होगा। इस समय हालांकि विक्रम का क्षेत्र अभी भी 5वें स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में था, आभा के मामले में वो बासु के स्थान से भी आगे निकल गया। विंड रिबेलिंग फ्रिज ब्लेड, हाँ, इस लड़के में अभी भी कुछ क्षमताएं हैं। वास्तव में विंड रिबेलिंग फ्रिज ब्लेड में महारत हासिल करने के लिए इस बार मैं देखना चाहता हूं कि दक्ष विंड रिबेलिंग फ्रीज ब्लेड प्लस ओरिजिन स्पिरिट 9 से कैसे निपटता है। परिवर्तन, 7वें प्रिंस जोर से हंसे। मंच के नीचे भी आश्चर्य के उद्गार थे। 2 खत्री और पटेल परिवारों को प्रथम श्रेणी का परिवार क्यों कहा गया? इसका कारण यह था कि उनके परिवार की नींव के अलावा इन 2 मार्शल तकनीकों ने बहुत बड़ा श्रेय प्राप्त किया। ये दोनों लोग वास्तव में दूसरे नंबर पर बराबरी करने वाले विशेषज्ञ होने के योग्य हैं। ऐसी प्रतिभा युवा पीढ़ी के कितने लोग माप सकते हैं? लेट स्टेज सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र बनाम लेट स्टेज क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र, ये अंतर थोड़ा बहुत बड़ा है। अकेले ही एक विक्रम जिसने विंड रिबेलिंग 3 ब्लेड की तीसरी चाल में महारत हासिल की है। विंड रिबेलिंग 3 ब्लेड के दायरे में पहुंचना इस मार्शल तकनीक को पहले से ही महारत के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए माना जाता है। विंड रिबेलिंग 3 ब्लेड की शक्ति विक्रम को अपने दायरे को बढ़ाने के बाद बासु से प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त है। ये यंग मास्टर दक्ष को कैसे जवाब देना चाहिए? विंड रिबेलिंग 3 ब्लेड, इस मार्शल तकनीक में कुल 3 रुख थे। हालांकि प्रत्येक चाल में महारत हासिल करने के साथ शक्ति में तेजी से वृद्धि होगी। विक्रम को नंबर 2 विशेषज्ञ के रूप में सम्मानित किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि वो दूसरी चाल में महारत हासिल करने और उसी पीढ़ी के लोगों के बीच बहुत आगे रहने पर भरोसा किया था, और अब उसने वास्तव में तीसरी चाल में भी महारत हासिल कर ली है। इससे संकेत मिलता है कि उसने खत्री परिवार की उसी पीढ़ी के लोगों को पहले ही बहुत पीछे छोड़ दिया है। बेशक विंड रिबेलिंग 3 ब्लेड की प्रत्येक चाल के 3 स्तर थे। विक्रम पहले स्तर में बड़ी सफलता तक भी नहीं पहुंचा था, फिर भी वो पहले से ही काफी शक्तिशाली था। सभी जानते थे कि इन दोनों के पास बहुत ही दुर्जय कार है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि ये 2 तुरुप के पत्ते वास्तव में इतने शक्तिशाली थे। दक्ष, हमें अपने तुरुप के पत्ते खोलने के लिए मजबूर करने में सक्षम होने के लिए आप पहले से ही पर्याप्त रूप से गर्व कर सकते हैं, लेकिन आज के बाद राजधानी में दक्ष नाम का व्यक्ति का अस्तित्व नहीं रहेगा। विक्रम ने ठंडी हंसी के साथ कहा। आरव उन दोनों को पूरे समय एक दर्शक की तरह परफॉर्म करते हुए देखता रहा, लेकिन उसने खुद जरा सी भी हरकत नहीं की। विक्रम की ठंडी हंसी सुनकर आरव अचानक मुस्कुराया। लगता है कि तुम दोनों में कुछ ऐसी क्षमताएं हैं कि तुम दोनों को राजधानी में नंबर 2 विशेषज्ञ के रूप में एक साथ सम्मानित किया जा सके। हाँ, शांत होने का दिखावा करना, हालांकि ये व्यर्थ है, बासु ने हल्की हंसी के साथ कहा। उन दोनों ने अपने तुरुप के पत्ते इस्तेमाल किए। उनका आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से आसमान छू रहा था। अब अगर उन्हें 7वें राजकुमार को चुनौती देने के लिए भी कहा जाए तो भी वे जरा भी नहीं डरेंगे। लेकिन आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग सोचते हो कि तुम मुझे इस तरह से जीत सकते हो तो मैं बस इतना ही कह सकता हूं, तुम दोनों बहुत भोले हो। ये कहते हुए आरव ने धीरे से अपने हाथ में मौजूद कैंगुआ तलवार छोड़ी। कैंगुआ तलवार बादलों में डूब गई और नजरों से ओझल हो गई। अतीत में मेरा क्षेत्र अपर्याप्त था और मेरी सार ऊर्जा की कमी थी, इसलिए मैं 1000 बहने वाली पंखुड़ियों की सबसे बड़ी शक्ति को मुक्त करने में असमर्थ था। लेकिन अब मेरी सार ऊर्जा पहले से ही इस चाल के पूर्ण शक्ति निष्पादन का समर्थन कर सकती है। इस प्रकार आप लोग इसका भरपूर आनंद लें। ऐसा लगा जैसे आरव की आवाज पाताल से आई हो, जो विक्रम और बसु के दिलों पर शब्दशः प्रहार कर रही हो। इससे पहले इतना बड़ा प्रदर्शन, एक ही चाल में 1 दर्जन से अधिक मध्यचरण सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र विशेषज्ञों को मारना वास्तव में अभी तक पूरी ताकत से नहीं किया जा रहा था। फिर इस चाल का पूर्ण शक्ति वाला प्रदर्शन कितना भयावह होगा। बहुत जल्द उन्हें पता चल गया कि यह कितना कष्टदायक था, क्योंकि पूरे आसमान को भरने वाली फूलों की पंखुड़ियां पहले ही ऊपर उठ चुकी थी। इस बार यह सिर्फ पूरा मंच नहीं था, पंखुड़ियां हवा में नाच रही थी, मानो पूरे चौक पर फूलों की पंखुड़ियां बरस रही हों। अगर उन्हें पहले से पता न होता कि ये क्या है, लोग इस खूबसूरत दृश्य को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते। भयंकर आंधी दुनिया जैसी जगह में इस तरह के गिरते हुए फूलों को चारों ओर उड़ते हुए देखना बहुत दुर्लभ था। आरव ने इसे उनके पास लाया। बस इतना ही था कि किसी को पता था कि इस सुंदरता के पीछे एक बहुत बड़ा खतरा छिपा हुआ था। फूलों की पंखुड़ियां जो आसमान को काला कर दे रही थी और धरती को ढक रहा था, लोगों को रोंगटे खड़े कर देने वाली दमनकारी भावना दे रहा था। हे भगवान, क्या यह वास्तव में 7वें स्तर के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र द्वारा की गई एक मार्शल तकनीक है? यह बहुत भयानक है।
इन फूलों की पंखुड़ियों की मात्रा शायद पहले की चाल से कई गुना ज्यादा है। उसने अभी अभी एक चाल में 1 दर्जन से ज्यादा मिडिल स्टेज सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र को खत्म कर दिया। इस चाल की शक्ति कितनी भयावह होगी। ये चाल स्वर्ग को चुनौती देने वाली है। मैं वास्तव में कल्पना नहीं कर सकता कि 7वें स्तर का क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र इतनी अधिक स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा को कैसे नियंत्रित कर सकता है। इसकी हेरफेर क्षमता कितनी उत्कृष्ट होनी चाहिए। वास्तव में सार ऊर्जा पर आरव का नियंत्रण पहले से ही उनकी कल्पनाओं से परे था। सार ऊर्जा के नियंत्रण के मामले में आरव दिव्य राजा स्तर का था और इस क्षेत्र में उसकी क्षमताएं पूरी तरह से कीमिया कौशल के लिए जिम्मेदार थी। अपने पिछले जीवन में आरव गोलियों को परिष्कृत करने में बेहद सावधान था और सार ऊर्जा के नियंत्रण के लिए उसकी आवश्यकता चरम पर थी। तभी उसके पास ऐसी उत्कृष्ट नियंत्रण क्षमताएं थी। अब जब उसकी ताकत नाटकीय रूप से बढ़ गई और उसकी सार ऊर्जा पर्याप्त थी, तो वो इस पहलू को अपने शिखर पर पहुंचा सकता था। स्वर्ग और पृथ्वी की सार ऊर्जा को नियंत्रित करना किसी के इशारे पर काम करना नहीं था, बल्कि एक निश्चित दायरे में स्वर्ग और पृथ्वी की सार ऊर्जा को मार्शल आर्टिस्ट के अपने शरीर के भीतर की सार ऊर्जा के आधार पर नियंत्रित करना था। अब जब आरव ने लगातार 5 लोकों को पार किया, तो उसके शरीर में सार ऊर्जा में तेजी से वृद्धि हुई। वह सार ऊर्जा जिसे वो स्वाभाविक रूप से नियंत्रित कर सकता था, वो भी तेजी से बढ़ी। विक्रम और बासु पहले भी आत्मविश्वास से भरे हुए थे, लेकिन वर्तमान में उनके चेहरों पर पहले कभी न देखी गई गंभीरता थी। ऐसी शक्ति बस भयावह थी। दोनों ने नजरें बदली और बिना शब्दों के एक दूसरे को समझ गए। विंड रिबेलिंग फ्रिज ब्लेड अदम्य इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है। विक्रम ने बिजली की तरह तेजी से आरव पर हमला करते हुए दहाड़ लगाई। ओरिजिन स्पिरिट 9 ट्रांसफॉर्मेशन, ये कहकर बासु ने हल्के से अपनी उंगली हिलाई। आग की लपटों का एक छोटा सा गुच्छा तेजी से उड़ गया, पलक झपकते ही गायब हो गया। दोनों लोग खतरनाक तरीके से आगे बढ़े। आरव का मन हिल गया। फूलों की 2 पंखुड़ियों ने उनके आने वाले रास्ते को रोक दिया। हजारों बहते हुए पंखुड़ियां, फट जाओ। हवा में हल्की विस्फोट की आवाज गूंजी, जो 2 लोगों के आने वाले रास्ते को रोकना चाहती थी। हालांकि विंड रिबेलिंग फ्रिज ब्लेड और ओरिजिन स्पिरिट 9 ट्रांसफॉर्मेशन कुछ सामान्य हमला नहीं थे। केवल विक्रम को एक गर्म चाकू की तरह आगे बढ़ते हुए, पूरे रास्ते में मक्खन के जैसे काटते हुए, फूलों की पंखुड़ियों के गुच्छों को चीरते हुए देखा गया, जबकि बासु ने अपने लिए दुर्जय शक्ति के साथ एक नोमैंस लैंड बनाया। उसी समय आग की छोटी सी लपटें, जिन्हें उसने नियंत्रित किया था, अचानक आरव के बगल में दिखाई दी। फिर बासु और विक्रम रास्ते में सभी पंखुड़ियां को नष्ट करके आरव के करीब आ गए, लेकिन उन दोनों को पता नहीं था कि दूरी में ऊर्जा द्वारा संघनित पंखुड़ियां सिर्फ ऊर्जा की छोटे छोटे कण मात्र थे। अभी आरव अपनी 2 मीटर दायरे में जो ऊर्जा विस्फोट करने वाला था, उसकी घातक शक्ति का प्रभाव अभी दोनों को पता नहीं था। एक पल बाद, टकराव के बाद मंच के एक कोने में आरव सफेद सिलहट के साथ खड़ा हुआ था, लेकिन मंच पर 2 व्यक्ति की शरीरी धम करके गिर पड़ी। वो दोनों जीवित थे या नहीं किसी को पता नहीं चला। बजाज परिवार के लोग आगे आए और उन दोनों को मंच से उठाकर ले गए। आज आरव एक दिव्य देवता के समान था जो दुनिया पर उतर आया हो। आरव ने आज सबको जो झटका दिया, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। युद्ध के लिए दबंग होना हर प्रतिभा का स्वाभाविक कौशल होता है। यह जानना जरूरी था कि आरव के विरोधी वास्तव में पूरी भयंकर आंधी दुनिया की जूनियर पीढ़ी के उच्चतम मानकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसी प्रदर्शन बहुत ही दिल को छू लेने वाली थी। जब सारे लोग विजेता का नाम, यानी कि मिस कोयल की पति का नाम चिल्लाने वाले थे, ठीक इसी समय आरव ने अचानक मुड़कर 7वें राजकुमार की ओर देखा और बेपरवाही से कहा, 7वें राजकुमार, क्या आप नीचे आकर मेरे साथ खेलना चाहते हैं? तो क्या होने वाला है कहानी में आगे? आरव क्यों दिया देवरू को चुनौती? क्या उससे पूरा भरोसा है? मिलन कपाड़िया को आरव यानी कि भयंकर आंधी दुनिया में दक्ष की असली पहचान पता चल गया। क्या ये सब दूसरों को, खास करके पवन सम्राट को पता चल जाएगा? फिर आरव का क्या होगा? चलिए सारे सवालों का जवाब अगले कुछ एपिसोड्स में जानते हैं।